दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश में। आज से हम गढ़वाल का परमार या पवार राजवंश से शुरू करेंगे। हमने चंद राजवंश से देख लिया है। हम आज अगली सीरीज शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड की। आप लोग इसके साथ साथ परीक्षावाणी और विंसर की जो ईयर बुक है इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। 10-10 बार पढ़ेंगे। साथ साथ इन वीडियोज़ के अलावा कोई भी इतिहास की किताब पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। आज हम कौन सा शुरू करेंगे? गढ़वाल का परमार राजवंश। कौन सा? परमार। ये परमार को पंवार भी लिखा होगा, ठीक है, एक ही बात है। पंवार लिखे या परमार राजवंश लिखे। आज हम ये शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपको ये पता चल जाए कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, आखिर आ कहाँ से जाते हैं, मतलब क्या इसके पीछे कॉज हो सकता है। आपको मैंने पहले पढ़ाया यहाँ पे कत्यूरी राजवंश का क्या था, शासन था, जिसने लगभग संपूर्ण उत्तराखंड में क्या किया था, अपना शासन किया था, ठीक है। तो आप ये मान के चले, जैसे कत्यूरी हैं, यानी कत्यूरियों का यहाँ पे शासन चल रहा था। जब कत्यूरी का पतन हो चुका था, कत्यूरी अलग अलग भागों में डिवाइड हो चुके थे, उनके वंशजों ने क्या किया, स्वतंत्र रूप से अलग अलग जगह जाके शासन करना शुरू किया, ठीक है। किसने? कत्यूरी राजवंश ने, उत्तराखंड के अंदर ही। तो जब वो उत्तराखंड के पूर्वी भाग की ओर गए, कहाँ की ओर गए? पूर्वी भाग के। देखिए नोट से ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। जब ये पूर्वी भाग की ओर गए तो पूर्वी भाग में जो वंश स्थापित हुआ आगे जाके, वो कौन सा था? चंद राजवंश। कौन सा था? चंद, ठीक। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं, यानी ये चीज़ हमारी कवर हो गई है। और जो उत्तराखंड का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, वेस्टर्न पोर्शन, आप लोग मैप भी देखते रहना। ये अब इतिहास है, मैं जब उत्तराखंड का भूगोल पढ़ाऊंगा वो मैप से समझाऊंगा, तब भी ये क्लियर होगा, ठीक है। जो पश्चिमी भाग था, यानी उत्तराखंड का पश्चिमी भाग था, तो वहाँ पे कौन सा राजवंश, यानी क्या निकल के आया यहाँ से? परमार या पवार, ठीक है, यानी जो गढ़वाल का इलाका था, परमार। अब देखिए इसमें होता क्या है, जब ये गढ़वाल के इलाके में कत्यूरियों का पतन, मतलब कत्यूरी विभाजित हो गए, टूट गए, तो अलग अलग गढ़ों में इनने क्या किया, शासन किया। अलग अलग जगह बहुत ज़्यादा गढ़ थे, उनमें से मतलब 52 गढ़ क्या हैं? प्रसिद्ध हैं, ठीक। इन 52 गढ़ों में इन लोगों ने क्या किया था? अलग अलग जगह बैठ के शासन कर रहे थे। उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध गढ़ था, उसका नाम था चाँदपुर गढ़। कौन सा गढ़ था? चाँदपुर गढ़। यहाँ पे क्या कर रहा था, इन गढ़ों में से जो गढ़ था, इस चाँदपुर गढ़ के जो इलाके में शासन कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? परमार या पवार राजवंश वाले, ठीक है। ये पवार राजवंश चाँदपुर गढ़ में था, ये चमोली के आसपास पड़ता है, ठीक है, जोशीमठ चमोली के आसपास। यहाँ पे परमार वंश क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। बाद में इसी चाँदपुर गढ़ के कुछ राजा हुए, उन लोगों ने क्या किया, इन गढ़ों को जीत लिया। किन गढ़ों को? जो ये 52 गढ़ थे, इन गढ़ों को इन परमारों ने क्या कर लिया? जीत लिया। और इन गढ़ों को जीतने के बाद जिसकी स्थापना की, वही क्या बना? गढ़वाल। यानी एकीकृत जो वंश था वो क्या बना? गढ़वाल। और उसका श्रेय जाता है अजय पाल को। किसको जाता है? अजय पाल को, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊंगा अजय पाल, अभी आप खाली एक हिंट समझ लीजिए, अजय पाल को। यानी अगर आप यहीं पे समझ लीजिए, कितने गढ़ थे पूछता है? 52 गढ़। परमार कहाँ शासन कर रहे थे? मुख्यतः चाँदपुर गढ़। किसने इन 52 गढ़ों को जीता? अजय पाल ने, ठीक है। और यह कहेगा कि एकीकृत करने, गढ़वाल को, गढ़ों को एकीकृत करने वाला कौन था पूछेगा, तो वो अजय पाल था, ठीक है। ये तो कहानी किसकी थी? परमार वंश के उत्पत्ति की। मतलब इस टाइप से कहानी। अब देखो, उत्तराखंड का इतिहास में पहले ही कह चुका हूँ आपसे, जो किताब लिखने वाले हैं उन्हीं को कन्फ्यूज है। उनको यही पता नहीं है कि कौन कब सत्ता में बैठा, कौन कब सत्ता से हटा, कौन किसका बेटा है, कुछ पता नहीं है। कि हर किताब पढ़ोगे आप, सब जगह आपको अलग डेटा मिलेगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि एग्जामिनर वही क्वेश्चन पकड़ता है जो प्रमाणिक हो। मतलब आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो स्पष्ट, हर जगह जिसकी जिस चीज़ में सबकी सहमति है, वही क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर डाउटफुल आता है तो उसको या डिलीट कर दिया जाएगा, उसको सुधार दिया जाएगा, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सी कहानी थी, ठीक, किसकी? इनकी। अब देखो मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने कहा, हर राजवंश में मैं क्या सबसे पहले क्या बताता हूँ? स्रोत, उसकी जानकारी का स्रोत क्या है, ठीक है। इसका भी मैं क्या बताऊँगा? इस वंश की जानकारी का सोर्स क्या है। इसके लिए भी अभिलेख हैं, तात्कालिक साहित्य हैं और वंशावलियाँ हैं, ठीक है। ऐसे ही आप नोट्स बनाओगे। एक तो क्या हो सकते हैं? अभिलेख, यानी कहाँ से इसके बारे में पता चलती है, ठीक है, चाहे तांबे के हो, पत्थरों में लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। दूसरा साहित्य, कौन सा? साहित्य, ठीक है, यानी तात्कालिक साहित्य। तीसरा वंशावली, वंशावली, ये भी समझाता हूँ क्या है, ठीक है, वंशावलियाँ। ये इनकी जानकारी के क्या हैं? सोर्स हैं। अब अभिलेख तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पे आपसे उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें मैं लिखाऊंगा, आप उसको यहीं पे नोट कर लेना, ठीक है। बाद में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जो तात्कालिक साहित्य हैं वो क्या है? एक तो गढ़वाल के साहित्य भी हैं, दूसरा मुस्लिम साहित्य भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, जो आपको परमार राजवंश के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन साहित्य ऐसा माना गया है वो है मानोदय काव्य। कौन सा है? यहीं ऐसे लिखोगे, ठीक है, मानोदय
काव्य, ठीक है। ये मानोदय काव्य लिखी है कवि भरत ने। किसने लिखी है? कवि भरत। और ये जो लिखी गई थी ये किसके समय में लिखी गई थी? मानसा। यानी मानसा एक गढ़वाल का शासक था, एक नरेश था, उसके समय में कवि भरत क्या थे? उसके राज दरबार में कवि थे, यानी उसका राज दरबारी था। उसने क्या लिखी है? मानोदय काव्य लिखी है। उसके किसके बारे में जानकारी दे रखी है? गढ़वाल के पंवार राजवंश के, ठीक है। अगर आपसे पूछता है मानोदय काव्य किसने लिखी? कवि भरत ने। आप जब मैंने जब कोई एग्जाम दिया था उत्तराखंड का, उस टाइम मेरा भी आया था वाला क्वेश्चन, ठीक है। और आपसे ये पूछता है कि कवि भरत किसके दरबार में था? मानसा। आगे तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। और किसकी जानकारी देता है? पंवार राजवंश की। इसके अलावा भी कुछ सोर्स होंगे, उन सोर्स का नाम है मानोदय काव्य के अलावा एक सभासार नामक किताब वो है, ठीक है, काव्य, ठीक है, एक आत्मकथा भी कह सकते हैं, या कुछ लिखा गया है सभासार, ठीक है। सभासार, सभासार किसकी है? सुदर्शन शाह की। सुदर्शन शाह, ये इनका एक नरेश था, एक राजा था गढ़वाल का, सुदर्शन शाह, बहुत प्रतापी राजा था। उसने क्या लिखी? सभा सार लिखी। और ये लिखी गई थी 1828 में, ठीक है, 1828 में। ये सभा सार भी किसकी जानकारी देता है? पंवार राजवंश के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। कौन कौन से हो गए? एक तो मानोदय काव्य हो गया, सभा सार हो गया, अगला आता है रामायण प्रदीप, ठीक है। अगला क्या आता है? रामायण प्रदीप, ठीक है। इनकी रचनाकार पूछता है किसने लिखी है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ठीक है। रामायण प्रदीप अगर आपसे पूछता है किसने लिखी है, ये लिखी है किसने? मेधाकर शर्मा ने। किसने लिखी है? मेधाकर शर्मा, ठीक है। ये भी किसके बारे में जानकारी देता है? पंवार राजवंश के बारे में आपको जानकारी इससे भी मिलती है, ठीक। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हो सकती हैं साहित्य में। रामायण प्रदीप तो हो गया। एक प्रसिद्ध बुक और है जिसका नाम है गढ़ राजवंश, ठीक है। गढ़ राजवंश की भी किसकी जानकारी देता है? इसके स्रोत की। गढ़ राजवंश, ठीक। ये किसने लिखी है? मौला राम ने। आप इनके सबके साहित्यिक नाम लिख, मतलब किसने लिखी है, रचनाकारों के नाम लिख लेना। तो ये तो इनके साहित्यिक स्रोत जो गढ़वाल से प्राप्त होते हैं, जिसमें इनकी जानकारी मिलती है, इस वंश की, ये क्या है? इसके सोर्स हो सकते हैं। इसके अलावा मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ क्या हो सकते हैं? मुस्लिम साहित्य। मुस्लिम साहित्य के अंदर पे अब देखो, ये जो सोर्स हैं, अगर आपसे ये पूछता है कभी निम्नलिखित में से कौन सा एक सोर्स जो है गढ़वाल के परमार राजवंश की जानकारी देता है, ऑप्शन दे देगा मानोदय काव्य, रामायण प्रदीप, गढ़ राजवंश, उपरोक्त सभी। आप क्या मान रहे हैं ना? उपरोक्त सभी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। कुछ क्या है? मुस्लिम साहित्य भी इनके बारे में जानकारी देते हैं, जैसे जहांगीरनामा। जहांगीरनामा, ठीक है, अभी बताता हूँ। दूसरा जैसे शाहजहांनामा। तीसरा लिख लीजिए तारीख ए बदायूनी, अभी बताता हूँ, ठीक है, तारीख ए बदायूनी, तारीख ए बदायूनी, ठीक है। ये तीन तो इनके प्रसिद्ध सोर्स हैं जहाँ मुस्लिम साहित्य। कौन कौन से? जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, तारीख ए बदायूनी। ये भी किसकी जानकारी देते हैं? गढ़वाल के परमार राजवंश के। इसके अलावा एक और मुस्लिम साहित्य है जिसका नाम है माआसिर उल उमरा, ठीक है, इसको भी लिख लेना, माआसिर उल उमरा, ठीक है। ये भी किसकी जानकारी देता है? गढ़वाल के परमार राजवंश की। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़वाल के एक परमार राजवंश की जानकारी का मतलब एक सोर्स हो सकता है, ऑप्शन दे देगा अकबरनामा। इसमें तो अकबरनामा है ही नहीं, मुझे तो इतनी चीज़ें दिखी। ये जो चीज़ें हैं मेनली किसकी जानकारी देती है? गढ़वाल के परमार राजवंश की भी देते हैं। ये इंडियन हिस्ट्री की चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं वर्णन किया गया होगा गढ़वाल के परमार राजवंश की, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको आप देख लेना, ठीक है। लास्ट चीज़ क्या है? वंशावलियाँ। क्या होगी? वंशावलियाँ। वंशावलियाँ ये भी क्या करती हैं? गढ़वाल के परमार राजवंश। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिसने इनके वंश का नाम दे रखा है, जैसे कनकपाल, अजयपाल, जगतपाल, जो भी हैं, सुदर्शन शाह, सबका नाम दे रखा है। ये वंशावलियाँ अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखी गई है। जैसे इसमें बैकेट की सबसे मान्यता प्राप्त है, एटकिंसन ने लिखी है, मौला राम ने लिखी है, हाईविक ने लिखी है, ठीक है। कौन कौन सी है? जैसे हाईविक ने, एक तो हाईविक या हार्डविक भी मिलेगा आपको, हाईविक ऐसे ही लिखना है, ठीक है। मौला राम, बैकेट,
इसके अलावा देखो एटकिंसन, एटकिंसन का याद रखना, ये अल्मोड़ा से मिला था इसको बाद में, ठीक है। जो एटकिंसन को जो वंशावली दे रखी है उसने अल्मोड़ा से इसको प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर इसने क्या कर रखा था, इसकी वंशावली के बारे में जानकारी दे रखी है, ठीक है। इसको एटकिंसन को कहाँ से मिली पूछता है तो अल्मोड़ा, ठीक है। कौन कौन सी, हाइविक, मौलाराम, बेकेट, एटकिंसन और विलियमसन, विलियम्स या विलियमसन जो भी कहता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इसके बारे में एक वंशावलियाँ प्रस्तुत करते हैं, ये सीरीज दे देते हैं, इसमें ये शासक ये शासक ये शासक, उससे भी हम लोगों को किसकी जानकारी मिलती है, इनके शासन के, मतलब इसके परमार या पवार राजवंश की जानकारी मिलती है। पूछ देगा आपसे, मौलाराम के जो वंशावली प्राप्त हुई उसके अनुसार गणराज वंश का संस्थापक कौन था। वहाँ तो आप बेहोश हो जाओगे, आपने तो सिर्फ कनकपाल रट रखा है। अगर उसने देखो यूके ट्रिपल एस सी ने थोड़ा या यूके पी एस सी ने अब अपना पैटर्न चेंज कर दिया, आप खुद नोट करना, वो ज़माना गया। अब जब जीएस के अंदर पूछता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी, वो सबको आने लग गए। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तराइन के युद्ध, ये ज़माना चला गया है, ठीक है। अब देखो समय बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ज़माना थोड़ा सा एडवांस हो चुका है, थोड़ा सा आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब आप ये मत सोचना कि हम ऊपर ऊपर पढ़ेंगे और एग्ज़ाम निकालेंगे। आपको जो पढ़ते हो उसकी बारीकी पता होनी चाहिए। पूछेगा टफ नहीं, लेकिन आपका परीक्षण करेगा वो बारीकी पकड़ के। वो ये देखना चाहेगा कि आपने कितनी बारीकी से पढ़ा है। आप ये रटते रह जाओगे कि कनकपाल ने जो है परमार राजवंश की स्थापना की, और वो क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि मौलाराम के वंशावलियों के अनुसार परमार राजवंश का संस्थापक कौन था। जितने पढ़ने वाले सब बेहोश वहाँ पे, क्योंकि ऐसा होता है, मैं कह रहा हूँ आपसे, एक किताब आप पढ़ो, उसको इतनी बारीकी से पढ़ो, सबका कॉम्बिनेशन देखो, उसमें जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन वो दे रहे, जहाँ जहाँ डाउट क्रिएट कर रहे, एज ए स्टोरी उसको सीखो, तब जाके आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आपने पढ़ा नहीं भी होगा, आप गेस करके तब भी सही करके आ जाएंगे वहाँ, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ ढंग से पढ़ना। ये तो कौन लोग थे जिसने इनकी वंशावलियों के बारे में वर्णन दिया है, ठीक है। बेकेट, विलियमसन, मौलाराम, हाइविक, एटकिंसन, ये तो आपने लिखने ही लिखने हैं। इसके अलावा एक आध नाम और है, जैसे हरिकृष्ण रतूड़ी हैं, विजय प्रसाद रतूड़ी हैं, ठीक है। रतूड़ी जी भी हैं इनके, ठीक है। हरिकृष्ण रतूड़ी या विजय रतूड़ी जो भी है, इनने भी इनकी वंशावली के बारे में जानकारी दे रखी है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको, ठीक। ये तो हो गया। अब इसका आता संस्थापक। देखिए आखिर इस वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पे से थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ से पूछ सकता है, ठीक। मैं कह रहा हूँ आप एक तो कनकपाल को देख लो, कनकपाल, ठीक है। कनकपाल को इसका संस्थापक सामान्यतः हर इतिहासकार मानता है, आपका आयोग भी मानता है, ठीक है। कौन, किसको, कनकपाल को। उन लोगों ने क्या किया, दो लोगों की सीरीज पकड़ ली। एक तो वो कहते हैं कि बेकेट महोदय थे यहाँ पे, उनका क्या कर देते हैं, वो सीरीज पकड़ते थे, यानी उनकी वंशावली का क्रम। वो कहते हैं कि बेकेट की वंशावली में कनकपाल को पहला नाम दिया, तो यही इसका क्या था, संस्थापक। यानी कौन, बेकेट के अनुसार, ठीक है। बेकेट की वंशावली के अनुसार संस्थापक कनकपाल। दूसरा जो ये कहते हैं, जो सुदर्शन शाह ने सभासार लिखी है, वो भी किसकी जानकारी इसके बारे में बताता है, ठीक है। सभासार, यानी बेकेट और सभासार के अनुसार संस्थापक कौन था, कनकपाल था, यानी वंशावली का पहला नाम। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें, जैसे सुदर्शन शाह क्या हो गया, इसके अलावा एटकिंसन का जो अल्मोड़ा से मिला है, वो भी किसको बताता है, कनकपाल को। किसको, कनकपाल, ठीक है। एटकिंसन का भी इसको बताता है, कनकपाल को। और कौन हो सकता है, एक दो नाम और बताता है, विजय राम रतूड़ी लिख लो, विजय प्रसाद रतूड़ी, इन सब का, ठीक है। आपको बेसिकली इन तीनों का याद रखना है, बेकेट, सभासार और एटकिंसन। सभासार सुदर्शन शाह की, ठीक है। ये बताते हैं कि कनकपाल इस वंश का क्या था, संस्थापक था। लेकिन इसके अगेंस्ट कौन खड़े हैं, कि जैसे मौलाराम के उसमें आपको कनकपाल का नाम दिखेगा ही नहीं पहला। मौलाराम के उसमें कौन संस्थापक था वो पूछ सकता है। इसके अलावा जो हाइविक बताया था, हार्डविक भी बोलते हैं, उसके अनुसार, ठीक है। देखो मौलाराम किसको बताते हैं, मौलाराम के अनुसार इसका जो संस्थापक था उसका नाम क्या था, आपको पूछ देगा तो आप क्या करोगे बताओ, वहाँ पे आपको आना चाहिए, ठीक है। मौलाराम के अनुसार इसका संस्थापक कौन था, जल्दी बताइए, भौना या भौना पाल कहते हैं इसको, ठीक है। कौन था, भौना पाल, याद रखना इसको। मौलाराम के अनुसार कौन था, भौना पाल। देखिए अब यहाँ अगर आपको फंसा दिया, आप क्या करोगे बताओ, खुद सोचो, कितना पढ़ के गए। उसने पूछ दिया मौलाराम की वंशावलियों के अनुसार पवार वंश का संस्थापक कौन था, पहला राजा कौन था, क्या कर लोगे बताओ। तो वहाँ पे आंसर आपको पता होना चाहिए, भौना पाल, ठीक है। हाइविक किसको कहते हैं, जो हार्डविक है, हाइविक बताया था। हाइविक के अनुसार भी कोई दूसरा व्यक्ति था। हाइविक के अनुसार कौन था पूछ गया तो क्या कर लोगे बताओ। हाइविक के अनुसार इसका संस्थापक था भोगदत्त। कौन था, हाइविक
जो हार्डविक भी लिखा होगा, ठीक है। हार्डविक के अनुसार कौन था? भोग दत्त। ये देखिए, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। यानी कनकपाल जो संस्थापक मौलाराम के अनुसार नहीं है। मौलाराम कहता है कि भनापाल था, हार्डविक कहते हैं कि भोग दत्त था। किसका संस्थापक? परवार राजवंश का। ये तो आपकी चीज़ें होगी। इसके अलावा जो उत्तराखंड के इतिहासकार हैं शिव प्रसाद डबराल, राहुल सांकरचान, ये भी नहीं मानते कनकपाल को इसका संस्थापक था, ठीक है। लेकिन आपको बेसिकली याद कौन रखना है? कनकपाल रखना है। उसके बाद में कुछ इसमें क्या है जो इसकी इनके पीछे जो स्टोरी है, मतलब इनके पीछे जो कन्फ्यूज़न है कहाँ पे है, वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, तो इसमें मतभेद क्या है, ठीक है। आखिर कनकपाल है कि नहीं है, मतभेद अब बताता हूँ आपको। देखो, इसमें सबसे बड़ी टेंशन क्या है? कुछ लोग तो कनकपाल को मानते हैं अपनी सीरीज में, जैसे मैंने अभी बताया एटकिंसन वगैरह, ठीक है, हार्डविक वगैरह, जैसे मौलाराम वगैरह देते ही नहीं है उसका, और शिव प्रसाद डबराल वगैरह भी कनकपाल को पहला नहीं देते हैं। अब मतभेद यही है, कोई कहता है क्या? कनकपाल, और कुछ लोग कहते हैं कौन सा? 37वां राजा जो था अजयपाल। अजयपाल, और याद रखना है अजयपाल 37वां राजा था इनका, ठीक है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या अजयपाल था या कनकपाल था। अरे भाई, कनकपाल था या अजयपाल था, इसको अभी देखता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो क्या करना है। कनकपाल का एक आपका वो मिला भगोना अवशेष, यानी भवन के अवशेष मिले हैं। और वो कहाँ मिले हैं? जो चांदपुर गढ़ है उससे कुछ हाइट पे एक जगह पड़ती है, ठीक है। वहाँ पे उसने एक गढ़ बनाया था अपना, उसके हाइट पे। तो उस जगह पे एक अवशेष मिलते हैं, उसको बोलते हैं कौनपुर गढ़। क्या बोलते हैं? कौनपुर गढ़। देखो, कौनपुर गढ़, ये क्या था? जो चांदपुर गढ़ था, जो अभी बताया मैंने, उसी के पास एक और हाइट पे एक और जगह थी कौनपुर गढ़ का किला। इस किले पे किसको, जो वहाँ के लोग हैं, जो अनुश्रुतियाँ हैं, जो अभी भी लोगों में प्रचलित है, वो ये मानते हैं जो कौनपुर गढ़ का किला था वो किसने बनाया था? कनकपाल ने। किसने बनाया था? कनकपाल ने। यानी कनकपाल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता था, ये लोग कहते हैं, ठीक है। कौनपुर गढ़ के किले से या उसने जो वहाँ पे बनाया था उसके अवशेष मिलते हैं। बाकी लोग क्या मानते हैं? अजयपाल को इसका संस्थापक, यानी अजयपाल से ही इस वंश की शुरुआत हुई थी, उसको 37वां राजा मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, शायद उससे क्वेश्चन आपका पूछ दे, संस्थापक पूछेगा कनकपाल ही मानना, क्योंकि मान्यता उसी को है, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, अब इससे पहले जो 37वां था, इससे पहले एक तो ये मिल गया, मैं इसको बता रहा हूँ, कौनपुर गढ़ का जो भगना अवशेष या भवन के अवशेष मिले वो कनकपाल के हैं। तो इससे पहले ये था, तो कि इसी कोई ना कोई तो होगा ही व्यक्ति जिसने, मतलब या तो इसकी शुरुआत की होगी या एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। इसके अलावा एक जगतपाल था इनका, ठीक है। जगतपाल का क्या हुआ? बहुत प्रसिद्ध एक देवप्रयाग में एक शिलालेख मिला, एक ताम्रलेख मिला है, सॉरी, ठीक है। देवप्रयाग ताम्रलेख बहुत प्रसिद्ध है, उसको दानपात्र भी कहा गया है। किसको? अभी बताता हूँ, ये समझ जाना, ठीक है। इसके खंडन में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जो इससे भी पहले के जो शासक थे उनके बारे में प्रमाणित करेगा, ठीक है। एक इनका शासक था जगतपाल। कौन से नंबर का था वो? जगतपाल, ठीक है। ये था 34th, ठीक है। 34वें नंबर का एक जगतपाल नाम का शासक था। इसका क्या मिला है? देवप्रयाग से, बहुत फेमस है, ठीक है। देवप्रयाग ताम्रपत्र, ताम्रपत्र या ताम्र अभिलेख, जो भी कहते हो, ठीक है, अभिलेख। इसको दानपात्र भी कहते हैं, ठीक है। जगतपाल का देवप्रयाग दानपात्र भी लिखा मिलेगा आपको, दानपत्र या दानपत्र, ठीक है, ये भी मिलेगा। ये जब मिला है, ये 37वें से पहले ही तो मिला है, 34वां नंबर का। ये और किसी किसी की श्रेणी में तो है ही, जो वंशावलियाँ बता रखी, इसको 34वां नंबर दिया गया, यानी कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट कर रहा था। अब आपसे पूछता है देवप्रयाग दानपत्र किस पंवार वंश के शासक से संबंधित था? आप क्या बताओगे? जगतपाल, ठीक है। इसमें ये वर्णन किया गया है कि जगतपाल ने वहाँ पे कुछ विष्णु वगैरह के मंदिर थे, उनको क्या किया था? दान दिया था। यानी मंदिरों को दान करने का भी इसमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। किसके द्वारा? जगतपाल के द्वारा। एक शासक था इनका लसण देव। क्या नाम था उसका? लसण देव। इसमें लिख लेना, ठीक है। देवप्रयाग ताम्रपत्र के साथ दानपत्र भी लिख देना, और लिखना दानपत्र से ही समझ जाना कि इसने कहीं ना कहीं किसी को दान दिया होगा वहाँ के मंदिरों को, ठीक है। दूसरा एक लसण देव, ये इसका मिलता है 28वें नंबर में वर्णन, अलग अलग जगह 28वें नंबर पे वर्णन मिलता है। साथ ही साथ इसका भी एक ताम्र वो मिला है, मतलब ताम्र का सिक्का टाइप का, ताम्र अभिलेख, ठीक है। क्या मिला इसका? ताम्र अभिलेख। तो इसका ताम्र अभिलेख मिला है, तो अजयपाल से पहले ही तो है, जब वो 37वां है तो 28वां है, तो कहीं ना कहीं इसका भी क्या है? एग्जिस्ट है। यानी कहीं ना कहीं हम इस बात का समर्थन कर सकते हैं कि कनकपाल इसका संस्थापक होगा, ठीक है। और अंतिम जो एक और मिलता है उसका नाम था अनंतपाल। क्या था? अनंतपाल, अनंतपाल, ठीक है। ये था
29वां। और इसका एक प्रसिद्ध आपका क्या मिला है, मतलब अभिलेख टाइप का जो कह सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मिला है, वो है धारसिल शिलालेख। अभिलेख मतलब पत्थर पे लिखा है तो शिलालेख, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध। अगर आपसे पूछता है धारसिल शिलालेख का संबंध, धारसिल शिलालेख, ठीक है, शिलालेख ये है धारसिल शिलालेख, जो है ऊखीमठ के आसपास, रुद्रप्रयाग ऊखीमठ के आसपास, थोड़ा उसी के आसपास कोई जगह पड़ती है ऊखीमठ तहसील में, वहाँ से धारसिल शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो किसका बताया गया है, इसी अनंतपाल का। और अनंतपाल को जो सीरीज वंशावली में बहुत लोगों ने 29वें नंबर का क्या बता रखा है, राजा बता रखा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एग्जिस्ट करता था। तो हम अब ये कह सकते हैं कि अजयपाल पक्का इस वंश का क्या होता होगा, ना सॉरी, कनकपाल इस वंश का क्या था, संस्थापक था, ठीक है। ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब देखो, ये तो आपका एक बेसिक आइडिया हो गया इनके बारे में कि इसका जैसे मतलब संस्थापक वगैरह कनकपाल था या नहीं था, ठीक है। दूसरी चीज़, जब चांदपुरगढ़ में अजयपाल ने, मैंने अभी बताया कि सभी गढ़ों को उसने जीता, यानी सभी गढ़ों को जीतने वाला पूछता है अजयपाल, तो चांदपुरगढ़ में अजयपाल 37वें नंबर का था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया कि अजयपाल से पहले कितने शासकों ने चांदपुरगढ़ में शासन किया, तो आप क्या बताओगे, 36। हमेशा याद रखना 36 शासकों ने उससे पहले वहाँ पे क्या किया था, शासन किया था। कहाँ पे, चांदपुरगढ़ में, ठीक है। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि पवार वंश, जो मैंने कल एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया था, उसके बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये देखो, हमेशा से इतिहास में भारत के राजाओं ने, जो क्षत्रिय राजा थे, आप तो खुद को सूर्यवंशी बताए या चंद्रवंशी बताए, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन है कि जो पवार वंश के राजा थे, वो पवार वंशी थे या चंद्रवंशी थे। कौन पवार वंशी बताते हैं इनको, कौन चंद्रवंशी बताते हैं, इस चीज़ को मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको पवार वंशी बताती हैं, क्या बताती है, पवार वंशी, ठीक है। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया तो अटकना मत। देखो, पवार वंशी कौन बताता है, एक तो गणराज वंश बताता है, ठीक है, गणराज वंश, और दूसरा सभासार, सभासार। अभी बताया मैंने आपको, सभासार सुदर्शन शाह ने लिखी 1828 के आसपास, ठीक है। और गणराज वंश किसने लिख रखा, मौला राम ने, पहले बता सका। बाकी कुछ इनको चंद्रवंशी बताते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से थे, एक तो मानोदय काव्य इनको बताता है कि ये चंद्रवंशी है, ठीक है, मानोदय, ऐसे ही लिखना है इनको। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बताता हूँ क्या पूछ सकता है, मानोदय काव्य। दूसरा रामायण प्रदीप, रामायण प्रदीप। और तीसरा क्या है, बाड़ाहाट प्रशस्ति, जो मैंने कल ऑप्शन में भी दिया था, ठीक है। किसका है बाड़ाहाट प्रशस्ति, बाड़ाहाट प्रशस्ति, ठीक है। ये जो बाड़ाहाट प्रशस्ति, रामायण प्रदीप और मानोदय काव्य हैं, इस पवार वंशी शासकों को क्या बताते हैं, चंद्र के वंश थे, यानी चंद्रवंशी थे। और बाकी पवार वंशियों को कौन जो पवार वंशी बताने का जो काम करते हैं, मौलाराम का गणराज वंश और सभासार करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही नोट करना। अब क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे मैंने कल पोस्ट भी किया था, कौन सा एक जो मतलब आपका स्रोत है जो इनको पवार वंशी नहीं बताते हैं। एक गणराज वंश देगा, एक सभासार देगा, एक रामायण प्रदीप देगा, उपयुक्त में से कोई नहीं लिखेगा, तो आपको रामायण प्रदीप पे टिक मारना है, ठीक है। आपको ये तीन चीज़ें यहाँ हमेशा याद रखनी। जो बाड़ाहाट पड़ता है, शायद उत्तरकाशी में पड़ता है, उसका उत्तरकाशी का पुराना नाम था, वहाँ से जो प्रशस्ति मिली वो किसकी है, सुदर्शन शाह की, ठीक है। बाड़ाहाट प्रशस्ति का संबंध सुदर्शन शाह से है। तो हमेशा इन चीज़ों को याद रखना कि पवार वंशी बताने वाले स्रोत कौन से हैं, गणराज वंश और सभासार, और चंद्रवंशी बताने वाले स्रोत हैं मानोदय काव्य, रामायण प्रदीप और बाड़ाहाट प्रशस्ति, ठीक है। अब हम आते हैं इनके पहले शासक पे, इसका नाम था कनकपाल, ठीक है। देखो, ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे कनकपाल से, ठीक है। संस्थापक वगैरह कनकपाल हम मान लेते हैं इनके अकॉर्डिंग, ब्रैकेट वगैरह के अनुसार, और पेपर में भी कनकपाल ही आता है सामान्यतः, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक। संस्थापक तो ये था, ये आखिर गद्दी पे कब बैठा, बहुत सी किताबों में आपको 888 ईस्वी दिखेगा, ठीक है। 888 ईस्वी में ये कहाँ बैठा था, गद्दी में बैठा था। और गद्दी में बैठने के पीछे भी कहानी है, बताते हैं कि चांदपुरगढ़ में भानु प्रताप का शासन था, गुजरात से कोई आया, जैसे वो चंद्रवंश के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, वहाँ से जैसे सोमचंद्र वगैरह इधर से आया, अपनी बेटी का विवाह करा दिया। इन कहानियों पे हमें जाना नहीं, हमने एग्जाम निकालना है। इसके आसपास ये ऐसा बताया जाता है कि गद्दी पे बैठा, लेकिन बहुत सी किताबों में आपको ये दिखेगा ये 888 की बजाय 688 में गद्दी में बैठा, ठीक है। बाई चांस किसी बार ऐसा हो गया 888 गद्दी वो नहीं देता ऑप्शन, 688 देता है, तो वो भी आप सही करिए आना, क्योंकि देखिए मैंने कहा यहाँ सोर्स है ही नहीं है, मतलब प्रमाणिकता है ही नहीं। अलग अलग किताबों को देखोगे उत्तराखंड के इतिहास की, आप खुद पागल हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि सही तथ्य कौन पेश कर रहा है, गलत कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे आप अजय राउत की किताब पढ़ेंगे तो आपको 688 देखने को मिलेगा,
मिलेगा। और वो इसमें क्या प्रमाण देते हैं, वो कहते हैं कि चाँदपुरगढ़ में एक शिलालेख मिला है, चाँदपुरगढ़ में, उस चाँदपुरगढ़ शिलालेख में भी इस तिथि का अंकन किया गया। तो हम ये मान लेते हैं कि कनकपाल 688 पे गद्दी में बैठा, ठीक है। और सामान्यतः पेपर में आपको ये भी देखने को मिलेगा। दोनों ऑप्शन नहीं देता है वैसे आयोग, इतना उनको भी, वो भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पकड़ते हैं जिसमें क्या हो कन्फ्यूजन हो, ठीक है। दूसरा, ये आखिर आया कहाँ से था, अब बता तो दिया मैंने, शायद भानु प्रताप था या कोई और था, हुआ होगा जो भी हुआ होगा। तो ऐसा माना जाता है कि गुजरात में धार नगरी से आया था, ठीक है। धार और मालवा जो एमपी और गुजरात की सीमा में पड़ता है, धार नगरी, ठीक है, और मालवा, मालवा यानी गुजरात के आसपास से कहीं आया था, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कहाँ से कनकपाल आया था, गुजरात या धार नगरी या मालवा, ये तो बहुत से ज़्यादा राइटर हैं सबसे ज़्यादा इसी को सपोर्ट करते हैं कि यहाँ से आया था, ठीक है। आप ऐसे लिखना, गुजरात की धार नगरी या मालवा से, यहाँ से आया हुआ बताते हैं। लेकिन बहुत से प्रमाण ऐसे मिलते हैं जिसमें ये बताया गया है कि ये कहीं ना कहीं गुर्जर देश से आया था। अब आपको समझाता हूँ क्या है ये गुर्जर देश, ठीक है। देखिए, एक है गुर्जर देश, ये क्या है, देखिए आपको बताता हूँ, जो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का जो संयुक्त इलाका है, जहाँ कभी ना कभी गुर्जर प्रतिहार वगैरह ने भी शासन किया, उस इलाके को गुर्जर बोलते हैं, ठीक है। कौन सा इलाका, कहीं ना कहीं राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के इलाका को कुछ सम्मिलित रूप उनका, ठीक है, मिक्स होकर गुर्जर देश कहलाता है। अब ये भी माना गया है कि कनकपाल कहीं वहीं से आया होगा। यानी अगर आपसे कभी पेपर में पूछता है कनकपाल मुख्यतः किस स्थान से आया था, और उसमें आपको मालवा और गुर्जर देश भी दिखता है, तो गुर्जर देश भी आंसर हो सकता है, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। इस बारे में भी प्रमाण मिलते हैं। देखिए इसके बारे में क्या प्रमाण मिलते हैं, आपको सबसे पहला प्रमाण तो बताता हूँ। आप लोगों ने ये देखा होगा, गढ़वाल में जो है गणेश जी को बहुत पूजनीय माना गया है, ठीक है, गढ़वाल के इलाकों में। और आपने एक शब्द भी सुना होगा, खोलिका गणेशा, यानी वहाँ जो दरवाजे चौखट होती है उसके ऊपर गणेश को आपकी क्या दिखेगी, तस्वीर दिखेगी, उसको चिपकाया होगा गणेश भगवान को, ठीक है। और उनमें क्या देखने को मिलेगा, जो मोस्टली गढ़वाल के इलाके हैं, जो गणेश जी की सूंड है वो दाहिनी ओर मुड़ी मिलेगी, कहाँ, राइट हैंड साइड। और ये जो राइट हैंड साइड की प्रथा है, ये इसी गुर्जर देश के इलाकों में मिलती है। जैसे आप राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के इलाकों में देखोगे, जो गणेश जी की सूंड है वो राइट हैंड साइड को टर्न हुई होगी, ना कि लेफ्ट हैंड साइड। और सेम चीज़ अगर गढ़वाल में भी देखने को मिलती है। अब देखिए कहाँ इंडिया के मैप में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान रहा और कहाँ गढ़वाल रहा, तो अगर वो सेम सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस प्रथा को यही लोग लेके आए होंगे, ठीक है। एक तो ये प्रमाण हो सकता है। दूसरा, इसके पीछे एक और तर्क है, जैसे नॉर्थ इंडिया में, हमारे उत्तराखंड वगैरह में, यूपी वगैरह के इलाके में गणेश जी की मूर्ति में जो सूंड होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है। अब गढ़वाल में ये राइट हैंड साइड मिलने का ये मतलब है कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, एक टिहरी में एक पुराना दरबार है जिसकी स्थापना कब हुई थी, पुराना दरबार, इसकी स्थापना हुई थी 1815, और ये की थी परमार शासकों ने। किसने की थी बाद में बताऊंगा, ठीक है। पुराना दरबार में 1815 में एक काष्ठ मूर्ति मिली है गणेश जी की, यानी लकड़ी की, उसमें भी जो सूंड है वो कहाँ दिखा रखी है, दाहिनी ओर। और जो पुराना दरबार की जो भित्तियाँ हैं, जो वो हैं, क्या कहते हैं, आपके दीवारें हैं, इनमें जो भित्ति चित्र बना रखे हैं उसमें भी उसकी कहाँ दिखा रखी है, आपका दाहिनी ओर। दूसरा, एकाध और चीज़ें प्रमाण है, जैसे आदि बद्री मंदिर समूह देखोगे आप, जो आपका कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है, बाद में बताऊंगा मैं, आदि बद्री वगैरह, ठीक है, कर्णप्रयाग के इलाकों में। उसकी जो शैली है, वो शैली जो मिलती है, जो इन्हीं की शैली की तरह मिलती है। मतलब जो सोलंकी मंदिर समूह देखे होंगे आप, मतलब सुने होंगे आपने इंडियन हिस्ट्री में, जैसे जो राजस्थान वगैरह के इलाके मिलते हैं, उससे मैच करती है। तो ये बताया गया कि हो सकता है कि कनकपाल लोग ये वहीं से इस शैली को सीख के लेके आए होंगे, उसी आधार पर यहाँ पे क्या बना होगा, ये गुर्जर देश से आया मानते हैं, ठीक है। इतना आपने देखना नहीं, आपको ये कहानी याद रखनी चाहिए, गुर्जर देश से संभावनाएं हो सकती हैं। किसकी हो सकती है, गुर्जर देश से आने की संभावना, कनकपाल की, ठीक है। अब कुछ चीज़ें, ये पवार थे नहीं थे, ये तो बात की बात है, छोड़ दीजिए, ठीक है। उसमें कुछ किताबों के नाम आपके दे रखे हैं, आपको वो याद रखना चाहिए। एक तो आप लिख लीजिए गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ठीक है। एक बुक का नाम दे रखा था, उसमें देख रहा था मैं, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ठीक है। ये अगर किस किताब उस मॉडर्न, ठीक है, ये अगर आपसे बुक पूछता है, ये किसने लिखी है, पातीराम ने। किसने लिखी है, पातीराम, ठीक है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है, पातीराम,
ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लेना, नोट कर लेना। दूसरी एक और बुक है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ये भी लिख लो आप, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ये लिखी है भक्त दर्शन ने। किसने लिखी है? भक्त दर्शन ने। ठीक है, ये आप लिख लेना। बाकी इनके बारे में थोड़ा प्रमाण वगैरह, इनकी वंशावलियों के बारे में उत्तरकाशी में आप जैसे जाओगे वहाँ पे एक विश्वनाथ और परशुराम मंदिर है। ठीक है, आपसे पूछता है विश्वनाथ और परशुराम मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में। वहाँ पे भी प्रदीप शाह से लेकर सुदर्शन शाह तक की वंशावलियों के नाम मिलते हैं। ठीक है, कुछ प्रतियाँ मिलती हैं, उसको भी लिख लो आप। विश्वनाथ मंदिर और परशुराम मंदिर कहाँ है पूछता है आपसे, तो वो कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। ठीक है, ये तो क्या हो गया कनकपाल के बारे में, यही मतलब ये कहाँ से आया था, किसने किया था। बाकी गढ़वाल में एक शब्द आपने सुना होगा पवाड़े। पवाड़े जो हैं, पवाड़े बोलते हैं वीर गाथाओं को। ठीक है, गढ़वाल में पवाड़े वीर गाथाओं को बोलते हैं। इन पवाड़ों में बहुत जगह जो ये पवाड़े शब्द हैं, ऐसा माना गया है कि पवार से ही निकल के आया है। ठीक है, यदि कहीं ना कहीं पवार वंशी हो सकते हैं। आप ये भी लिख लो कि पवाड़े क्या होते हैं? वीर गाथाएं होते हैं। वीर गाथाएं कौन? जैसे माधो सिंह हो गया, तीलू रौतेली हो गया, जीतू बगड़वाल, इस टाइप की जो हैं, इनकी वीर गाथाओं को क्या बोला जाता है? हाँ, पवाड़े। यानी अगर आपसे पूछता है गढ़वाल में पवाड़े के हैं, तो आप क्या कहोगे? वीर गाथाएं। ठीक है, ये कनकपाल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है क्योंकि सोर्स नहीं है। आप सीधे सीधे आप ये मान के चलिए, हमने डायरेक्ट उछल के अजय पाल पे जाना है। उससे पहले का शासन इतिहास की मतलब किसमें डूब गया, आप ये मान सकते हो कि बिना सोर्स के ही खत्म हो गया, क्योंकि है ही नहीं सोर्स। थोड़ा मैंने जगत पाल के बारे में बताया, वो देवप्रयाग वाला आप याद कर लेना। ठीक है, और जो उसके अलावा है एक आध जो बता चुका हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। अगला देखते हैं, मैं सबसे इंपॉर्टेंट अजय पाल से आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्या? अजय पाल। ये कौन से नंबर का राजा था? 37वें नंबर का इनका शासक। इससे पहले का इतिहास मैं कह रहा हूँ धूमिल है ही नहीं, मतलब आपको प्रमाण है ही नहीं, तो आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, यहीं से आगे आप एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है, यहाँ से इंटरेस्टिंग भी है, यहाँ से आपके फैक्ट भी तैयार होंगे। ठीक, टाइम पीरियड हर किताब में अलग, यशवंत कठोच पढ़ोगे अलग, अजय रावत पढ़ोगे अलग, किसी दूसरी को अलग, इसीलिए वो टाइम पीरियड नहीं पूछता है। हम एक मोटा मोटा आइडिया बता रहे हैं कि लगभग इसका शासन पीरियड 1490 के आसपास है, 1519 के आसपास तक रहा हुआ है। ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है, कोई प्रमाण नहीं है। अजय रावत की किताब पढ़ेंगे आप, अजय रावत जी की, वो 1490 में ये गद्दी पे बैठाए दिखाते हैं यशवंत कठोच जी। अजय रावत जी इसको पहले ही मार दे रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको मत लिखना, लिख भी लेते हो तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करना, हर जगह अलग मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में देखो 37वां राजा था, ये बता दिया था मैंने को। ठीक है, 37वें इसका जो मतलब वंशावलियाँ मिली हैं उसमें 37वें नाम का कौन था? अजय पाल था। कभी कभी ऐसा भी पूछता है क्योंकि यहीं से इनका मेन क्या है, ऐतिहासिक सोर्स मिलते हैं अजय पाल से। ठीक है, दूसरा 52 गढ़ों को विजिट करने वाला, यानी जो चांदपुर गढ़ में बैठते थे, इसने क्या कर दिया, उन 52 गढ़ों को विजिट किया। ठीक है, अगर आपसे पूछता है 52 गढ़ों का विजेता कौन था, तो क्या कहोगे आप? अजय पाल। ठीक है, 52 गढ़ों का क्या था? विजेता था। ये इसका जो शासन पीरियड था बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट था गढ़वाल के पंवार राजवंश में। ठीक है, इसलिए इसको एक महान क्या माना जाता है? शासक है, महान राजा भी आप कह सकते हैं। ठीक, महान राजा था मतलब अपने आप में। इसकी महानता भी बताता हूँ क्या थी। महान राजा इसने क्या किया, जब ये गद्दी पे बैठा, इसने पहले जैसे को चांदपुरगढ़ में इनकी राजधानी थी, पंवार वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? चांदपुरगढ़ में वो शासन करते थे। इसने क्या किया, गद्दी पे बैठते ही राजधानी को चांदपुरगढ़ से पहले देवलगढ़ लेके आए। ठीक है, अगर आपसे पूछता है तो कौन चांदपुरगढ़, देखिए चांदपुरगढ़, यहाँ से इसने राजधानी पहुँचा दी देवलगढ़ स्टार्टिंग में। ठीक है, देवलगढ़, और फिर देवलगढ़ से कहाँ पहुँचाई? श्रीनगर। ये इसकी राजधानी का क्रम था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी को चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ फिर देवलगढ़ से श्रीनगर पहुंचाई, तो आप क्या कहोगे? अजय पाल। अब राजधानी परिवर्तन का हमेशा कोई ना कोई कारण होगा। क्यों? जैसे हमने चंद में पढ़ा था कि उनको एक तो डोटियों से आक्रमण का सामना करना पड़ रहा था, दूसरा राजधानी उनकी कहाँ थी? किनारे में थी, चंपावत का इलाका देखोगे। ऐसे ही इनके साथ भी दिक्कत थी। इनके साथ भी क्या हो रहा था, उत्तर और पूर्व से लगातार चंद वगैरह का अटैक हो रहा था, घुसपैठ हो रही थी, और ये चाहता था कि राजधानी को कहीं ना कहीं सेंटर पर स्थापित किया जाए जहाँ से चारों ओर शासन किया जाए गढ़वाल के अंदर। ठीक है, इसीलिए उत्तर और पूर्व से आक्रमण और उसके घुसपैठ से बचने के लिए इसने राजधानी को स्टार्टिंग में देवलगढ़ भी श्रीनगर के पास ही पड़ता है। ठीक है, 8-9-10 मील के दूरी में। उसके बाद राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी? श्रीनगर। और मेन कारण क्या था? चंद के आक्रमण से बचने के लिए भी आप कह सकते हो, या किसी और के आक्रमण से बचने के लिए इसने ये किया। ठीक है, बाकी आपको अजय पाल के बारे में एक और फैक्ट बताता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया था मानवोदय काव्य, मानवोदय काव्य कवि भरत की है। मानवोदय काव्य में इसकी काफ़ी तारीफ की गई है। ठीक है, मानवोदय काव्य के अनुसार ऐसी बनाना। ठीक है, मानवोदय काव्य के अनुसार इसको क्या क्या कहा गया? देखो, युधिष्ठिर,
ठीक है, युधिष्ठिर, कृष्ण, भीम, कुबेर और इंद्र। ठीक है, इतने नामों से इसको क्या किया गया, संबोधित किया गया। कुबेर, कुबेर कौन होता था, जिसके पास खजाना होगा। भीम, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। इंद्र के बारे में आप जानते हैं। युधिष्ठिर क्यों कहा गया होगा, युधिष्ठिर अपने धर्म नीति के लिए जाना जाता था, अपनी नीतियों के लिए जाना जाता था। यानी मानवोदय काव्य में इसकी काफ़ी ज़्यादा क्या की गई है, प्रशंसा की गई है। आपसे पूछते हैं, मानवोदय काव्य के अनुसार किस शासक को युधिष्ठिर कहा गया, किस शासक को कृष्ण भी कहा गया, किस शासक को इंद्र, कुबेर और भीम की संख्या दी गई, अगर आपसे पूछता है तो सबका आंसर क्या होगा, अजय पाल होगा। ठीक है, ये तो इसके बारे में एक बेसिक मतलब क्या थी, जानकारी थी। अब ये जब सत्ता में बैठता है, चंदू का इस पे अटैक होता है। चंदू और इनका तो हमेशा से संघर्ष रहा, तो उस टाइम चंद शासक था कीर्तिचंद। यानी अगर आपसे पूछता है अजय पाल के समय किस चंद शासक का लगातार आक्रमण हो रहा था, वो था कीर्तिचंद। ठीक है, अब सन कब हुआ, क्या हुआ, अब पता ही नहीं है, स्पष्ट ही नहीं, तो आप लोग लिख के क्या करोगे। ठीक है, एग्जामिनर ऐसा पूछता भी नहीं है। बाकी इसने क्या किया, जब ये देवलगढ़ राजधानी लेके आए, वहाँ पे इसने राजभवन या राजप्रसाद भी कहते हैं उसको, ठीक है, उसका एक निर्माण किया। उस राजभवन में इसने अपनी कुल देवी की प्रतिष्ठा की। उस कुल देवी का नाम था राज राजेश्वरी। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं किस शासक ने देवलगढ़ में एक राजभवन या राजप्रसाद की स्थापना करके अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी की वहाँ पे क्या की, प्रतिष्ठा की, तो अजय पाल। ठीक है, राज राजेश्वरी। ठीक है, राजेश्वरी, याद रखना इस क्वेश्चन को। राज राजेश्वरी कौन थी, इनकी कुल देवी, यानी अजयपाल की कुल देवी थी या इनके वंशज की कुल देवी थी। इसने क्या किया, देवलगढ़ में एक बिल्डिंग बनाई होगी, एक भवन बनाया हुआ, राजभवन जिसको कहते हैं, वहाँ पे इसकी राजेश्वरी की क्या कर दी, प्रतिष्ठा कर दी, स्थापना कर दी। देखिए, इसके बारे में कुछ और फैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसको याद रखना। इसने क्या किया, इसको अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अशोक। कहाँ का अशोक कहा जाता है इसको, गढ़वाल का अशोक। क्यों कहा जाता है, देखिए आपको पता होगा अशोक ने क्या किया था, जब अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता था, कलिंग युद्ध में इतना उसने मारकाट हुई थी, इतने लोगों की जान गई थी, तो उसने युद्ध छोड़ दिया था, यानी तलवार त्याग कर दिया था। अजय पाल ने भी क्या किया, 52 गढ़ों को जीतने के बाद अपना युद्ध नीति छोड़ दी। इसने भी यही सोचा कि बहुत हो चुका है, मैं कुछ और चीज़ करता हूँ, इसीलिए इसको अशोक भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसने एक नया मतलब एक संप्रदाय से जुड़ गया, एक पंथ से जुड़ गया, उसका नाम था गोरखनाथ पंथ। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कौन सा शासक, कौन सा, गोरखनाथ पंथ। ठीक है, कौन गोरखनाथ पंथ से ये शामिल हो गया, यानी कौन सा शासक, अगर आप पूछते गोरखनाथ पंथ या गोरखनाथ संप्रदाय से जुड़ा, तो आप क्या कहोगे, अजय पाल। ठीक है, इसी गोरखनाथ पंथ का कहीं कहीं आपको नाथ पंथ भी नाम लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा, नाथ पंथ। ठीक है, नाथ पंथ भी नाम, नाथ पंथ भी इसका नाम मिलेगा। इसके अलावा इसको बहुत सी जगह कुछ नामों से संबोधित किया है, मतलब ये पूरा समझ लीजिए आप, गोरखनाथ से जुड़ गया था, उन लोगों के संप्रदाय से ये जुड़ गया था, इसीलिए इसको कहीं कहीं 84 सिद्धों में से एक कहा गया। यानी गोरखनाथ के, गोरख के जो 84 सिद्धपीठ थे, उनमें से एक किसको कहा गया है, अजय पाल को। यानी 84 सिद्धों में से एक, यानी इतना ज़्यादा एक गोरखनाथ पंथ से जुड़ गया था। कुछ अन्य नाम भी आपको इसके सुनने को मिलेंगे। ठीक है, अब वो क्या मिलेंगे, जैसे इसका एक नाम था आदिनाथ तथा आदिगुरु। ठीक है, इसको कहीं कहीं आपको आदिनाथ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये उससे जुड़ गए थे। जैसे आपको आदिनाथ और आदिगुरु, ये भी आपको सुनने को मिलेगा इसके बारे में, ये भी कहा जाता था। क्यों, क्योंकि ये गोरखनाथ पंथ से क्या हो चुका था, ऐड हो चुका था, यानी उससे जुड़ चुका था। अब इसके बारे में एक और फैक्ट है, जैसे मैंने अभी बताया, पवाड़े क्या होते हैं, पवाड़े लोक गाथाएं या वीर गाथाएं होती है गढ़वाल की। एक था कप्पू चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है क्योंकि ये नाम ऐसे ही आते हैं उत्तराखंड के इतिहास में। ठीक है, कप्पू चौहान एक नाम था ऊपूगढ़ का। ऊपूगढ़ जैसे 52 गढ़ थे, उसमें से एक ऊपूगढ़ था, ऊपूगढ़। यहाँ पे एक कप्पू चौहान था। ठीक है, कौन था, कप्पू चौहान। इसके साथ, इस कप्पू चौहान के साथ अजय पाल की पवाड़ों में क्या मिलती है, चर्चा मिलती है। ठीक है, किस में मिलती है, पवाड़ों में। अगर आपसे ये पूछते हैं किस पवाड़ शासक या किस पाल शासक का पवाड़ों में ऊपूगढ़ के कप्पू चौहान के साथ चर्चा मिलती है, उसका नाम क्या होगा, आपका अजय पाल। ठीक है, दूसरी चीज़, कुछ और चीज़ें इसने क्या किया कि एक सत्यनाथ था और भैरव, एक सत्यनाथ भैरव था, और गौरजा मंदिर, वहाँ कहीं श्रीनगर वगैरह गढ़वाल में पढ़ते होंगे, सत्यनाथ और गौरजा मंदिर, इसका भी क्या किया, जीर्णोद्धार। क्या किया, सत्यनाथ भैरव, भैरव इसलिए क्योंकि गोरखनाथ पंथ से जुड़ा। ठीक है, दूसरा गौरजा मंदिर, इसको भी लिख लेना है। ठीक है, गौरजा मंदिर,
इनका क्या किया इसने जीर्णोद्धार किया। ठीक है, अब इसके बारे में 2-4 फैक्ट और हैं, आप वो लिख लो। ठीक है, अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ चीज़ें 1-2 फैक्ट और हैं वो बता रहा हूँ। देखो इसने क्या किया, श्रीनगर में एक कालिका मठ का निर्माण किया। ठीक है, कालिका मठ कहाँ किया, ये कालिका मठ का निर्माण, या कालिका देवी मठ भी लिखा होगा, तो इसने कहा किया श्रीनगर में। साथ ही साथ जैसे इसने देवलगढ़ में एक राजभवन बनाया था, यहाँ भी इसने क्या किया, राजभवन का निर्माण किया। और ये राजभवन इतना ज़्यादा भव्य था, कई पीढ़ियाँ लगी इसको बनाने में। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा भव्य था, 4-4 मंजिला इसको बना रखा था, बहुत ज़्यादा भव्य हुआ करता था ये अजयपाल का राजभवन। ठीक है, अब ये राजभवन क्या हो गया, आप वर्तमान में तो मिलेगा नहीं देखने को, किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गया। मेन कारण था भूकंप। ठीक है, इस राजभवन की इतनी भव्यता थी कि आपके पेपर में तक क्वेश्चन पूछ दिया, इसे एक बार शायद पूछा गया है मेरे ख्याल से। ठीक है, इस राजभवन का क्या हो गया, भूकंप के कारण 1803 में ये क्या हो गया, ढह गया। ठीक है, अजयपाल का क्या था, ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध भवन उसने बना रखा था, 1803 में ढह गया। बाकी इसके जो अवशेष बचे थे, 1894-95 में एक बाढ़ आई थी गढ़वाल में, उसमें ये भी क्या हो गया, बह गया। बाकी इसके टाइम पे समाज भी क्या था, मतलब समाज प्रजा सब खुशी थे, सब वहाँ पे मतलब क्या थे, प्रसन्न थे। इसकी राज्य सीमा को अभी इसने अच्छी तरह मैनेजमेंट कर रखा था, बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए प्रजा सुखी थी। बाकी जो गढ़ों को इसने जीत रखा था, गढ़ जीतने के बाद इसने क्या कर दिया, उनको अपना जो शासन था इसने भी मंडलों में और पट्टियों में विभाजित किया, और जो गढ़ को जीतने के बाद जो वहाँ के हारे शासक थे उनको वहाँ एज ए सामंत इसने रख दिया। ठीक है, समाज के लिए इसने एक प्रथा चलाई थी, उसका नाम बताता हूँ, उसका नाम था सरोला ब्राह्मण। ठीक है, लिख लेना, भी बताता हूँ क्या है, सरोला ब्राह्मण। जो सरोला ब्राह्मण थे वो इसी ने सिस्टम शुरू किया था वहाँ पे सरोला ब्राह्मणों का। इसमें क्या होता था, देखिए गढ़वाल में जो उच्च जाति के मतलब उच्च ब्राह्मण होते थे, खुद को उच्च समझते थे, वो अपने उपजाति के हाथ का पकाया या छुआछूत का सिस्टम वहाँ पे था। तो वही प्रथा इसकी सैन्य में भी आ गया, मतलब सैनिक में भी अलग अलग जाति के लोग होते थे। उसी चीज़ से काफ़ी परेशान हो गया, इसने क्या कर दिया, एक सरोला ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट लाया। वो क्या करते थे, खान पान बनाने का कार्य करते थे, मतलब ठीक है, और इनके द्वारा बनाई गई चीज़ें सब क्या करते, उपभोग करते थे। तो सरोला ब्राह्मण किसने मतलब कॉन्सेप्ट लेके आया, सरोला ब्राह्मणों की जो उत्पत्ति हुई थी किसके समय में हुई थी, अगर आपसे पूछता है तो उसका आंसर क्या होगा, अजयपाल। अब समाज है तो कुछ अर्थव्यवस्था वगैरह भी होगी, कुछ मापने आपने के लिए भी होगा। पहले तो क्या था, ऐसे ही बिना मापो या कुछ बिना मापे कुछ दे भी देते थे। इसने क्या कर दिया, माप तौल का मानकीकरण किया, स्टैंडर्डाइजेशन किया, यानी कुछ चीज़ें होंगी, मानक होंगे माप तौल के। जैसे आप देखते हो 1 केजी कितना होगा, 2 केजी कितना होगा, मानक है ना, 5 केजी दे देगा होगी, कोई फिक्स चीज़ होगी। ऐसे ही इसने क्या किया, मानकीकरण किया माप तौल का। और इसने जो मानकीकरण किया माप तौल का, उसको बोलते हैं द्योति पाथा। ठीक है, पाथा क्या होता है, मापने की एक चीज होगी। तो इसने जो मानकीकरण किया, इसने क्या कर दिया, द्योति पाथा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है मापन के लिए पाथा, द्योति पाथा किसने चलाई, तो आप क्या बताओगे, अजयपाल। ठीक है, अजयपाल ने द्योति पाथा का क्या किया, शुरुआत की थी। सबरी के मंत्र में भी इसका चर्चा मिलती है। सबरी शायद मेरे ख्याल से वही रामचंद्र जी के संबंध में जो चीज़ें हैं वो सबरी वाला सुना होगा आपने, उसके कुछ मंत्र होते होंगे, सबरी मंत्रों में भी इसकी क्या मिलती है, चर्चा मिलती है, सबरी मंत्र। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं किस परमार शासक की सबरी मंत्रों में भी क्या मिलती है, चर्चा मिलती है, आप क्या कहोगे, अजयपाल। ठीक है, अजयपाल के बारे में इतना ही है, कनकपाल, अजयपाल, और इससे आगे को हम अगले क्लास में देखेंगे। उम्मीद है आपका सेशन आज का सेशन आपको समझ में आएगा। इसको रिवाइज करना, हम 4-5 क्लासों में ये पूरा पवार वंश क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। लास्ट दिन में जिस दिन पवार वंश पढ़ाऊंगा आपको ये समझा दूंगा कि वन लाइनर क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।